एक ऐसी पीढ़ी जिसे लोग अक्सर नाकारा समझते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जीती है। वही जेनजी पीढ़ी। उसी पीढ़ी ने अभी अभी एक सरकार को घुटनों पर ला दिया है। तो आखिर हुआ क्या? कैसे एक नौजवानों का प्रदर्शन पूरे देश में एक विद्रोह की ज्वाला बन गया? चलिए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 2025 को। सब कुछ शांति से शुरू हुआ था। हजारों युवा, कुछ तो स्कूल यूनिफॉर्म में, काठमांडू की सड़कों पर शांति से मार्च कर रहे थे। लेकिन फिर मंजर बदल गया। सरकार ने पुलिस को उतार दिया। बात झड़पों से शुरू हुई, वाटर कैनन्स और आंसू गैस तक पहुंची, और फिर एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियों से फायरिंग शुरू कर दी। और इस गोलीबारी का नतीजा कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत। और ये रबर की गोलियां नहीं थीं, असली गोलियां थीं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। इतना ही नहीं, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। जाहिर है, इतनी क्रूरता देखने के बाद कोई भी चुप नहीं रह सकता था। सरकार को शायद लगा होगा कि इस कार्रवाई से आंदोलन दब जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस खबर ने तो जैसे आग में घी का काम किया। काठमांडू से लेकर पोखरा, बुटवल, भरतपुर, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा भड़का क्यों? मीडिया में भले ही सोशल मीडिया बैन की बात हो रही थी, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी। देखिए, ये गुस्सा सालों से अंदर ही अंदर पनप रहा था। सालों का राजनीतिक भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए नौकरियों की भयानक कमी, नेताओं के बच्चों की अय्याशी और समाज में बढ़ती असमानता, लोग इन सबसे तंग आ चुके थे। सोशल मीडिया पर बैन तो बस वो आखिरी चिंगारी थी जिसने इस बारूद में आग लगा दी। इस गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह ये आंकड़ा है, 20.82%। ये 2024 में नेपाल की युवा बेरोजगारी दर थी। मतलब हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि देश में रोजगार के मौके ही नहीं बन रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हताशा किस हद तक थी। हजारों नौजवान सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने चले गए। फरवरी 2024 तक 15,000 से ज्यादा नेपाली युवा रूसी सेना में भर्ती हो चुके थे। क्यों? क्योंकि रूस उन्हें हर महीने लगभग $4,000 यानी 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा का लालच दे रहा था। और इसी मायूसी के बीच नेपाल में एक और ही दुनिया बस रही थी। एक तरफ आम युवा विदेशी जंग में जान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी का दिखावा कर रहे थे। और यहीं से #NepoKids ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर के प्रदर्शन में एक पोस्टर पर लिखी ये बात लोगों के इसी गुस्से को साफ दिखाती है। ये उन नेपालियों के बारे में था जो रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए थे और जिनके शव ताबूतों में घर वापस आ रहे थे। तो ये जो गुस्सा है, ये सिर्फ बेरोजगारी या नेपोकिड्स के खिलाफ नहीं था। इसकी जड़ें नेपाल के पूरे राजनीतिक सिस्टम की नाकामी में छिपी हैं। पिछले 17 सालों में देश ने सिर्फ अस्थिरता और भ्रष्टाचार ही देखा है। सोचिए, 2008 में जब राजशाही खत्म हुई तो नेपालियों को एक नए लोकतांत्रिक भविष्य का सपना दिखा था, लेकिन वो सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। पिछले 17 सालों में देश में 13 सरकारें बदल गईं और सत्ता कुछ गिने चुने बुजुर्ग नेताओं के बीच ही घूमती रही। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि नेपाल की राजनीति पर जिन 3 प्रमुख दलों के नेताओं का कब्जा है, वो सभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल और केपी शर्मा ओली, इन सब पर अरबों के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन नतीजा, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लोग अभी भी सड़कों पर हैं। लोगों के जबरदस्त दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। पहले गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया गया और आखिर में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफों के लिए नहीं थी। प्रदर्शनकारी अब भी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग अब इस पूरे सड़े हुए सिस्टम को जड़ से बदलने की है। एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक नेपाल की ये घटनाएं दुनिया भर की सभी सरकारों के लिए एक सबक हैं। जब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद जैसी असली समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो लोगों का गुस्सा एक दिन फूटता ही है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब एक पूरी पीढ़ी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे वे बदल नहीं सकते,
ये एक ऐसा सवाल है जो नेपाल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।